गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन ऐसे करंट अफेयर जो कि दिसंबर 2020 के उसे कंटिन्यू करते हुए आज इन्वायरमेंट का पार्ट 4 लेकर आए हैं और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से जो कि कहता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD। तो सेंटर जो है वो ध्यान दे रहा है, एग्जामिन कर रहा है बहुत सारे ऑप्शंस पे कि हम किस तरीके से कंट्री को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी की तरफ बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं, और कोशिश कर रहा है कि भाई हम ट्राइंग टू मेक बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल भी प्रोटेक्ट रहे, साथ में इंडस्ट्रीज भी डेवलप रहे, इसमें बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं। जानते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बारे में। तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है बच्चों जो रीसर्कुलेट करता है सारे ही वाटर को बैक टू द प्रोसेस विद जीरो लिक्विड वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, फिर से जो पानी है फिर से अपनी जो है वो प्रोसेस में चला जाएगा और इसमें जीरो लिक्विड वेस्ट होगा। कैसे ये सिस्टम जो है ZLD का जो सिस्टम है इसमें जो है आपका रेंज होती है एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज की। बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है टेक्नोलॉजीज के थ्रू, ताकि यहाँ पे जो वाटर है उसे ट्रीट करा जाता है अप टू लेवल दैट कैन बी रीयूज इनसाइड द सेम कंपनी। इस लेवल तक इस पानी को जो है वो ट्रीट करते हैं कि ये पानी फिर से सेम कंपनी में यूज करा जा सके। अब देखिए एक टिपिकल जो ZLD सिस्टम है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है प्री ट्रीटमेंट। मतलब प्री ट्रीटमेंट में आता है फिजियो केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए जो वेस्ट वाटर है इसे फिल्टर करते हैं, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज के थ्रू करते हैं, जैसे कि आपका हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह। उसके बाद इसको सेपरेटेड वाटर जो है इसे फिर से रीयूज करते हैं और कंसंट्रेटेड जो है मतलब जो पोल्यूटेड स्ट्रीम है इसे फर्दर ट्रीट करा जाता है। अब देख रहे हो ना, ये देखो रीयूज वाला सीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, चार्ट से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये प्री ट्रीटमेंट प्लांट है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस RO। अब ये क्या है कि मेम्ब्रेन प्रोसेसेस है। इसमें क्या होता है, कंटामिनेंट्स को हटाया जाता है फ्रॉम द अनफिल्टर्ड वाटर। जो अनफिल्टर्ड वाटर है उसमें से जो गंदगी है उसे हटाते हैं या फीड वाटर में से हटाते हैं जब व्हेन प्रेशर फोर्सेस इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कैसे, इसको जब प्रेशर बहुत तेज पड़ता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, मतलब कुछ चीजें सिर्फ पानी नीचे जाएगा, गंदगी नहीं जाएगी, तो उस मेम्ब्रेन से अंदर प्रेशर पड़ता है तो इससे क्या होता है, कंटामिनेंट्स वगैरह ऊपर, गंदगी वगैरह ऊपर रह जाती है। समझे, दो तरीके हो गए। और वाटर जो बह के जाता है फ्रॉम द कंसंट्रेटेड साइड, मतलब जहां पे ज्यादा कंटामिनेंट्स है वहां से जो वाटर बह के जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस की मेम्ब्रेन से टू द लेस कंसंट्रेटेड साइड। मतलब समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो साइड है इसकी RO की, यहाँ पे ज्यादा गंदगी है, यहाँ से पानी बह के जाता है किस तरफ, लेस कंसंट्रेटेड, मतलब जहाँ पे कम कंटामिनेंट्स है वहां पे जाता है। ठीक है, ताकि यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें पीने को मिलता है। क्लियर है। उसके बाद इवेपोरेटर एंड क्रिस्टलाइजर की बात करते हैं। इवेपोरेटर एंड क्रिस्टलाइजर ये एक थर्मल प्रोसेस है। अब उसमें क्या है कि जो कंसंट्रेट है ये पहले जाएगा ब्राइन कंसंट्रेटर के अंदर। ठीक है, ब्राइन कंसंट्रेटर के अंदर कंसंट्रेट जाएगा और ये एक मैकेनिकल इवेपोरेटर होता है। जो मैं आपको कंसंट्रेट बता रही हूँ ये एक इवेपोरेटर है, जिसमें ये कैसे बना है, मैकेनिकल इवेपोरेटर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड वेपर कंप्रेशन। इसमें कैसे बनाया गया है, ये हीट और वेपर के कंप्रेशन को यूज करके बनाया है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट स्लज जो है वो बनता है। फिर समझिए, कंसंट्रेट इंटर्स अ ब्राइन कंसंट्रेटर विच इज अ मैकेनिकल इवेपोरेटर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड वेपर कंप्रेशन। ठीक है, इसके साथ देखिए कंसंट्रेट जो है इसको डालते हैं ब्राइन कंसंट्रेटर में, और ये ब्राइन कंसंट्रेटर क्या है, मैकेनिकल इवेपोरेटर है, और जो इसको डालते हैं उसमें हम हीट और वेपर आपका कंप्रेशन का कॉम्बिनेशन लेके डालते हैं, जिसकी वजह से एक वेट स्लज बनता है। उसके बाद जो क्रिस्टलाइजेशन है वो कन्वर्ट करता है इस स्लज को सॉलिड डिस्पोजल, ये समझिए सॉलिड वेस्ट में। ठीक है, डिस्पोजल कह रही हूँ, सॉलिड वेस्ट में जो स्लज बना, स्लज समझ लीजिए पहले, स्लज एक सेमी सॉलिड स्लरी कह लीजिए जो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से या वाटर ट्रीटमेंट की वजह से बाहर निकलता है ना, गंदा वाला वो जो। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो स्लज है इसे कन्वर्ट करा जाता है इस क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू एक सॉलिड वेस्ट में। कैसे, एक हाई प्रेशर स्टीम का यूज करके। और कोई भी पानी जो बचता है ये साफ होता है, इनफ होता है रीयूज करने के लिए। इसके थ्रू आप बहुत कुछ इसके अंदर समझ सकते हैं। अब बात आती है इसके बारे में, ये
क्या हेल्प करता है? देखिए, ये ZLD जो है ये इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प करता है? पहला तो पब्लिक हेल्थ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा कि गंदी चीजें पानी में जाएंगी नहीं तो इकोसिस्टम बचा रहेगा। दूसरा कि वाटर स्ट्रेस कम होगा, सेम वाटर आप बार बार यूज कर लोगे तो यहाँ पे डिमांड भी पानी की इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा हमारा। जैसे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने 2019 में इंडिया की रैंक 13th रखी थी 17 एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में, तो इससे हमारी डिमांड कम होगी। तीसरा क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट एफिशिएंसी जहां पे बरकरार रहेगी, कैसे? हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को रिकवर करके फ्रॉम वेस्ट वाटर स्ट्रीम, जैसे कि आपका कॉस्टिक सोडा आ गया, सोडियम सल्फेट बाहर निकाल लिया हमने, पोटेशियम सल्फेट, जिप्सम, कोई दूसरे हैवी मटेरियल्स, तो इससे हम यहाँ पे बच सकते हैं। अब हर चीज अच्छी नहीं होती, मैंने बताया भैया चैलेंजेस क्या हैं आखिरकार ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को अडॉप्ट करने में, है ना, ताकि एफ्लुएंट मैनेजमेंट हो सके। क्या चैलेंजेस है? तो पहला ZLD जो है बहुत ही हजार्डियस खतरनाक सॉलिड वेस्ट जो मैंने आपको बताया ना वो जनरेट करता है। अब वो सॉलिड वेस्ट आ गया तो इसको कहाँ डिस्पोज करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी ये है जो इवेपोरेटर्स मैंने बताए थे ZLD सिस्टम में, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है, इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। साथ में इसको अगर आप ZLD को इम्प्लीमेंट करते हो तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी 25 से 30% बढ़ जाएगी। उसके साथ कई सारी इंडस्ट्री जैसे कि सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो है वो इसको जो रीयूज ट्रीटेड मतलब ये रीयूज या सॉरी जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है इसको रीयूज नहीं कर सकती, इनको एकदम साफ सुथरा पानी चाहिए, तो ये दिक्कत है। तो ये देखने को मिला है कि जो ZLD सिस्टम है इसमें कुछ इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक कॉस्ट देखने को मिलती है, इसलिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स का आप यूज कर सकते हो ताकि आप सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सको, है ना। देखो क्या कर सकते हो आप, पहले चीज तो MLD का यूज कर सकते हो। MLD होता है मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज। अब ये क्या है समझते हैं। देखिए ये आप कह लो ये ऐसा जो है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जहां पे 70 से लेकर 95% तक का पानी जो है वो रिकवर हो जाता है, कहीं ऑलमोस्ट 100% वाटर रिकवरी है ZLD में, ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है इस MLD सिस्टम की ये काफी कम है ZLD से, इसलिए एक MLD का अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज। दूसरा है आपका डीप वेल इंजेक्शन। अब ये क्या है डीप वेल इंजेक्शन? ये एक लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी है बच्चों, और ये ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो इंजेक्शन वेल्स में, ताकि यहाँ पे जो ट्रीटेड और अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट है इसको आप जियोलॉजिक फॉर्मेशन में यहाँ पे डाल सको, जिसका कोई भी दैट हैव नो पोटेंशियल टू अलाउ माइग्रेशन, जहां से वो निकल ना सके, कोई कंटामिनेंट्स निकल ना सके और ये पीने वाले पानी वगैरह में ना जा सके। डीप वेल इंजेक्शन काफी आसान है और साथ में सस्ता भी है ZLD से। उसके बाद आप यूजर स्पेसिफिक नॉर्म कर सकते हो। देखिए ZLD सही नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए जिनको एकदम अल्ट्रा क्लीन वाटर चाहिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री, और ये सारी इंडस्ट्रीज जो है इनको आप एग्जेम्प्ट कर दो, ठीक है, आप ये रीयूज ना करिए, कोई बात नहीं ट्रीटेड वेस्ट वाटर को, हालांकि ट्रीट बाकी सारी ट्रीट करें, डिस्पोज आप कर लीजिए इन सारी इंडस्ट्री से लिया हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज द एफ्लुएंट्स आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इनटू द सी। देखिए जो हाई TDS होते हैं, ठीक है, हाई TDS वाटर है सी के अंदर, ये इज अ सेफ डिस्पोजल मेथड, रिलीजिंग अ हाई TDS वाटर इज अ सेफ डिस्पोजल मेथड। सो इसलिए इंडस्ट्रीज जो है जो कोस्टल एरिया के आसपास है इनको हाई TDS वाटर डिस्पोजल के लिए अलाउ कर देना चाहिए। और आखिरी में हाइब्रिड ऑफ ZLD एंड कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब ये ZLD उसके साथ यहाँ पे कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, इनका एक हाइब्रिड बनाओ, मतलब इनको मिला के कुछ बनाओ। देखिए कॉमन कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो ट्रीटमेंट सिस्टम इस तरीके के होते हैं बच्चों, तो स्पेशली इस तरह से डिजाइन करे जाते हैं ताकि हम कलेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकें एफ्लुएंट जनरेटेड फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इन एन इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो इससे जो हम साफ करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। और ZLD सिस्टम को अगर आप इनके साथ मिला दोगे तो एक बढ़िया ट्रीटमेंट हो सकता है, रीयूज हो सकता है वेस्ट वाटर, काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो सकती है चीजें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। सॉरी आवाज आ गई होगी बड़ी तेज से, अगर आई होगी तो माइक हिल गया है। खैर आखिरी में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हमें ये वेस्ट वाटर वाली प्रॉब्लम दूर करनी है, सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हटानी है, तो भैया हमें कुछ काम करना पड़ेगा। 2030 तक हमें अगर एजेंडा अपना पूरा करना है तो भैया एक स्ट्रिक्ट नॉर्म लेकर आने पड़ेंगे, जिससे भाई
हमारी चीजें जो है वो ठीक हो, आगे भी दिक्कत ना आए हमें, बस यही सब बातें हैं इसके अंदर। खैर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक कहता है माउंट एवरेस्ट ग्रोस टू न्यू हाइट। ओ बाय गॉड, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ नेपाल और चाइना ने जॉइंटली सर्टिफाइड करा है कि जो माउंट एवरेस्ट का एलिवेशन था वो कितना था, 8848 था ना। अब ये यहाँ पे 8848.86 हो गया है, मतलब जो 86 सेंटीमीटर है ये बढ़ा है। ठीक है, ये 1954 से अभी हमने देखा, तो हमने क्या देखा कि 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर से और ज्यादा बढ़ गया हमारा माउंट एवरेस्ट। इतना तक नाप लिया, समझे, हम हाइट नहीं नाप पा रहे अपनी। अब बात आती है माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ बातें। टाटा, माउंट एवरेस्ट एक ऐसी पीक है हिमालयन माउंटेन रेंज की जो मानी जाती है कि हाईएस्ट पॉइंट है पूरे अर्थ का। अगर आप मेजर करो मीन सी लेवल एट एज दी बेस, अगर हम मीन सी लेवल को बेस माने तो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरी वर्ल्ड की। अर्थ के कोर से अगर हम मेजर करें, इक्वेडर का जो माउंट चिम्बोराजो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बन जाएगा अगर हम कोर से मेजर करें। ठीक है, ये जो है वो 2072 मीटर ज्यादा है एवरेस्ट से। अब क्योंकि अर्थ जो है वो बल्ज है मिडिल में, तो माउंटेन्स वगैरह जो कि इक्वेटर के हैं ये आर फार्दर फ्रॉम दी कोर, इसलिए जो इक्वेटर के आसपास के माउंटेन्स आते हैं वो सब के सब कोर से दूर होते हैं। अब अगर हम फुट जो कि माउंटेन का है वहां से पीक तक के लिए अगर हम देखें, मतलब माउंटेन के फुट से लेके सिर्फ पीक तक के लिए अगर हम सिर्फ माउंटेन को यहाँ पे अगर मिला ले तो क्या है, जो हवाई माउना किया है ये टॉलेस्ट है। माउना किया की सबमिट हुई थी, मतलब सॉरी माउना किया समिट इज एट 4205 मीटर अबव द सी लेवल, बट इट एक्सटेंड अबाउट 6000 मीटर्स बिलो द वाटर सरफेस। ये मतलब अगर हम देखें तो भाई ये पानी के अंदर ये 6000 मीटर्स है, इसलिए जो टोटल हाइट हो गई इसकी कितनी हो गई, 10,210 मीटर हो गई। लेकिन चूंकि हम माउंट एवरेस्ट को सी लेवल बेस से मानते हैं इसलिए वो सबसे ऊंचा है, और बाकी सबको आपको नाम जानने चाहिए कि क्या नाम है, माउना किया। अच्छा, ये आपका नेपाल और तिब्बत के बीच में है और ये एक ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का। तिब्बतियन नाम इसका जो है वो है चोमो लुंगमा, जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, और नेपाली जो नाम है वो है सागर मथा। ठीक है, इसकी बहुत सारी खैर मीनिंग्स हैं। अब देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो फॉर्म हुआ था एक टेक्टोनिक स्मैशअप से, जो कि इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ऐसे हुआ था, और टेंस ऑफ जो मिलियंस ईयर ऑफ पहले की बात है, दसियों मिलियन साल पहले की बात है। और ये लड़ा आपस में, जो कोलिजन हुआ इसकी वजह से एक ऐसे लैंडस्केप उठा, एक माउंटेन रेस करा अलोंग सम 15,000 माइल्स, है ना। अभी हम जानते हैं ना ये हिमालय की रेंज है हमारी इतनी दूर तक, एक मतलब जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में लड़ती हैं तभी ऐसे एलिवेट होती हैं चीजें, तो ऐसे ही ये भी माउंटेन्स भी बना। अब हिमालय शुरू होना, ये बनना शुरू हो गया था अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन साल पहले, और एक एज द सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ पेंजिया बिगैन टू स्प्लिट इनटू पीसेस। आप जानते हैं पेंजिया टूटा था बीच से, है ना, और इसी से ही ये सब बनना शुरू हुए थे। अब जो इंडियन प्लेट है ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है, टुवर्ड द लैंड मास वी नो नाउ एशिया, है ना, एशिया की तरफ, पहले तो नीचे थी ना ये। और किस प्लेट का पार्ट था जरा बताइएगा हमें, इंडियन प्लेट। अब ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी, अब जिसे हम एशिया कहते हैं, और इंडियन प्लेट जो है वो नियरली 30 फीट बड़ी है, या मतलब 30 फीट या उससे ज्यादा बढ़ती है हर 100 साल में। उसके साथ एक बहुत बड़ा टेथाइस ओशन जो कि हुआ करता था इंडिया और यूरेशिया के बीच में, बट एज इंडियन प्लेट मूव नॉर्थवर्ड, पहले इंडिया और यूरेशिया के बीच में टेथाइस ओशन होता था, लेकिन जैसे जैसे इंडियन प्लेट जो है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, इधर वाले डायग्राम में देखिए जिस तरह से यहाँ पे ऐसा कुछ था, लेकिन जिस तरीके से इंडियन प्लेट ऊपर जाती गई तो ओशन जो है वो भी बंद हो गया, समझे। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि बहुत ही सही से यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद देखिए जो प्लेट है, द प्लेट अंडर द वाटर मेड ऑफ डेंस ओशनिक
crust moved beneath the southern edge। जो प्लेट थी, इस पानी के नीचे जो प्लेट थी, जो कि आपका मेड ऑफ, जो काफी ज्यादा डेंस ओशनिक क्रस्ट से बनी हुई थी। जो जानते हैं ना, ओशन में भी क्रस्ट है, क्रस्ट तो लेयर है ही है ना, और हमारे यहाँ पे टेरिटोरियल क्रस्ट है। तो जो ये प्लेट थी पानी के अंदर जो थी, जो ये आपकी काफी ज्यादा भारी, ज्यादा ओशनिक क्रस्ट से बनी गई थी, ये जो है वो सदर्न एज की तरफ जो है वो चली गई है ना, ऑफ द मोर ब्यूएंट रॉक्स दैट मेक अप द यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट क्रिएटिंग अ सबडक्शन जोन। अब इससे आप समझ सकते होंगे, देखिए इस डायग्राम को जरा देखिएगा, स्क्रीन पे आइए। ये इंडियन प्लेट है, ये इधर आई, ठीक है, ये ओशनिक सेडिमेंट्स है, ये देखिए। उसके बाद ये उस समय का ये थिथाइस ओशन हुआ करता था, ठीक है, ये सेडिमेंट्स है। अब ये हुआ क्या कि इंडियन प्लेट इधर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी। अब ये क्या है, सबडक्टिंग ओशन क्रस्ट, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आती गई इससे भर से लड़ी, समझे। ये जब इससे मिल गई तो ये देखिए यहाँ पे एलिवेटेड पोर्शन एक आया, ये आया हिमालय का, समझ। अब इंडियन कॉन्टिनेंटल, अब यहाँ पे देखिए धीमे धीमे क्या हुआ कि स्लो स्लिप ऑफ द ओशनिक स्लैब इनटू द मैंटल हैड स्क्रैप्ड अ थिक लेयर ऑफ स्लीप फोर सेडिमेंट इनटू अ पाइल एट द एज ऑफ यूरेशियन प्लेट। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पाइल टाइप का बन गया, और यहाँ पे ये जो सैंडी लेयर फॉर्म हुई, पत्थरों की सैंडी लेयर फॉर्म हुई रॉक्स की, एंड एक्यूमुलेटेड ऑन द माउंटेनियस पीक्स, और ये सब इकट्ठा हो गई जो माउंटेन्स के ऊपर पीक्स पे जो इकट्ठा हो गई सब, क्योंकि ये सारा का सारा ऐसे करके बना ना, ऐसे करके बना। अब यहाँ की जो चीज थी वो यहाँ पे सब आ गई, ऐसा कुछ हो गया। अब इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो थिक है, ब्योंट है, और बॉयंट है। बॉयंट का मतलब होता है बच्चों उछाल, ठीक है, तो हल्की सी उछली है। और तो इसी वजह से सो एज द कॉन्टिनेंट्स कंप्रेस एंड इंडिया प्लेट मूव अंडर यूरेशियन प्लेट, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट कंप्रेस हुआ और इंडिया की जो प्लेट है वो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के अंदर गई, तो सरफेस जो है वो थोड़ा बकल हुआ, थोड़ा ऊपर आया, और जो क्रस्ट था वो और मोटा हो गया, जिसकी वजह से माउंटेन रेंज बन गई, वो थी हिमालय, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते होंगे, ये पूरा डायग्राम हर चीज को दिखा रहा है। 2 मिनट पॉज करके भी देख लीजिए। अब देखिए जो ये मिलाप है, जो लड़ रहा है, ये आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। और क्यों, यही एक तरीका है, यही एक वजह है, इतना जो मिलता चला जा रहा है, इसी वजह से हिमालय अभी और बढ़ रहा है। अभी यंग माउंटेन इसको बोलते हैं ना, यंग गोल्ड माउंटेन्स, तो ऊपर बढ़ रहे हैं, यही एक वजह है, क्योंकि अभी भी हम उसमें और ज्यादा बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, और इंडिया धीमे धीमे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और कह सकते हो कि मतलब 2 इंच लगभग बढ़ता है हर साल। साथ में साइंटिस्ट ने मान के चला है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका यूरेशिया पे, ये इसकी वजह से ये माउंटेन्स वगैरह जो है और ऊंचे हो सकते हैं, है ना। ये एवरेज जो हो सकता है कि 10 मिलीमीटर हर साल बढ़े नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शंस में इस रेंज के, और करीब जो है 1 मिलीमीटर हर साल बढ़े एवरेज में, आपका ऑन एवरेज मान लो कि एवरेस्ट के अंदर ये आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि इरोजन और अर्थक्वेक भी काम करते हैं, है ना, ये भी बहुत अपवर्ट करते हैं। अब अर्थक्वेक यहाँ पे इनकी वजह से माउंटेन जो है या तो बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे अमाउंट से डिपेंड करता है किस तरह से कहाँ क्या जो है अर्थक्वेक आया है, कैसे शिफ्ट हुए हैं। 19वीं सेंचुरी की बात है कि माउंटेन जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, है ना, ये एक फॉर्मर सर्वेयर था, जनरल ऑफ फॉर्मर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, माउंट सॉरी आई एम सो सॉरी। इन द 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, एक माउंटेन को नाम दिया गया था आपका जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। जॉर्ज एवरेस्ट एक फॉर्मर सर्वेयर जनरल थे इंडिया के, और फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड पीपल टू क्लाइम एवरेस्ट वाज एडमंड हिलेरी। अब जानते हैं कि जो एवरेस्ट पे पहुंचे हैं उनमें से सबसे पहले कौन थे, वो एडमंड हिलेरी थे, एक न्यूजीलैंड से थे, और साथ में एक तिबेतियन गाइड थे उनके साथ में, टेंजिंग नॉर्गे, बहुत ही फेमस है, बचपन में पढ़ा होगा। इन्होंने 1953 में ये माउंटेन जो है एक साथ रिकॉर्ड बनाया था यहाँ पे, और देखा था भाई थोड़ा सा है और चल देते हैं, कर देते हैं, बड़ी हिम्मत वाला कांड था इसके अंदर। खैर, I hope you like the video. If you like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, you can watch these videos on Facebook also. Just like the page Surfires and watch these videos there. And if you want to join my membership, enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.